नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच के सीनियर डॉक्टर और विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय कुमार के रहस्यमय ढंग से गायब होने का मामला सामने आया है। परिजन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने इसे अपहरण की घटना बताई है और पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार से उनकी सकुशल बरामदगी की मांग की है। डॉक्टर की कार गांधी सेतु पर ब्रिजगंगा थाना क्षेत्र में मिली है। आईएमए ने डॉक्टर के अपहरण की आशंका जताते हुए सरकार से उनकी रिहाई के लिए अल्टीमेटम दिया है। आईएमए बिहार से जुड़े सीनियर डॉक्टर्स की आज पटना में भी से थोड़ी देर पहले बैठक संपन्न हुई है और सारे सीनियर डॉक्टर्स एक साथ बैठे हुए हैं। दरअसल एनएमसीएच के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार, जो पहले पीएमसीएच में थे और हाल ही में एनएमसीएच में वो गए थे, कल रात से रहस्यमय ढंग से वो लापता हो गए हैं। उनकी गाड़ी भी गांधी सेतु पर मिली है, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद परिजन अनहोनी की आशंका से फिलहाल परेशान हैं और डॉक्टरों ने भी इस मामले को लेकर बैठक की है। और क्या सोचते हैं डॉक्टर्स, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, किस रूप में देख रहे हैं और क्या इनकी डिमांड्स है पुलिस डिपार्टमेंट और फिर गवर्नमेंट से। जी, क्या इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है? मामला संदेहास्पद है और हम लोगों को आशंका है कि उनका कहीं ना कहीं किडनैपिंग हो गया है और इसीलिए हम लोग सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे सदस्य की अविलंब सुरक्षित बरामदगी कर वापस घर वापसी हो। आपने बात की, पहल कोई की है आप लोगों ने अभी तक पुलिस पदाधिकारियों से या फिर सरकार के किसी? हम लोग थाना प्रभारी से बात किए हैं, उनके घर के सदस्यों को भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप निश्चिंत रहें, आईएमए पूरा आपके परिवार के दुख के घड़ी में साथ है और जो भी प्रयास जरूरी होगा हम लोग सरकार में जिस स्तर तक जाने का अभी हम लोग मेल कर रहे हैं सरकार को और पत्र आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के जनता को ये लगता है राइवल है या फिर इनविटी से हुआ या? देखिए, काफ़ी शांत स्वभाव के हमारे सदस्य थे और उनकी कोई राइवलरी होने की संभावना से फिलहाल हम लोग इनकार कर रहे हैं। मामला संदेह नहीं हो सकता, तो इसलिए ये घटना जो है सो मुख्यतः किडनैपिंग का लग रहा है और ये बहुत दुखद है। आइए जी, क्या लगता है वाकई में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स किया बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स नहीं किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि सरकार को अविलंब रोक लगानी चाहिए ताकि चिकित्सक बिहार में भयमुक्त होकर बिहार की जनता को सेवा प्रदान कर सके। डॉक्टर सुनील कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएमए बिहार स्टेट। अब आप लोगों ने आज बैठक तो कर लिया, आगे क्या अपना एजेंडा तैयार किया? जैसे मेरे कार्यकारी अध्यक्ष ने अभी बताया आपको कि हम लोग बिल्कुल जिस समय से हम लोग को मालूम हुआ है, हम लोग हर चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनके घर वाले, उनकी पत्नी, सबसे हम लोग बातचीत किए हैं और अभी हम लोग हर आधे घंटे पर उनके परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं और पुलिस से भी संपर्क किया गया है और अभी बहुत सी कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई हैं। हम लोगों को भी लग रहा है कि कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई हैं। और अब तो ये विचित्र चीज़ है, डॉक्टर के साथ राइवलरी ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। राइवलरी किससे होगा? ये कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी तो नहीं थे, ये डॉक्टर तो प्रोफेसर थे केवल, तो प्रोफेसर के साथ किसी को क्या राइवलरी होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से कोई भी अगर कमजोरी हम लोगों को दिखाई देगी तो हम लोग निश्चित तौर से दबाव बनाएंगे, चाहे जिस रूप में वो दबाव हो। हम लोग बाध्य करेंगे कि हमारे सदस्य को सकुशल वापस किया जाए। अभी तक तो हमको लगता है कि वो लोग काफी सतर्क हैं और वो कर रहे हैं काम। पर्सनल एनिमिटी या फिर राइवलरी नहीं हो सकती है, किडनैपिंग की संभावना ज़्यादातर दिखती है और देखना होगा अब इस पूरे मामले में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फैमिली का सहयोग ले रही है, तो आगे फिर क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई? देखिए, अभी भी पुलिस गांधी सेतु पर मौजूद है। गंगा ब्रिज जो पुलिस स्टेशन है वहीं पर उसी जुडिक्शन में उनकी गाड़ी मिली है, 4 पहिया वाहन है और उन्होंने अपने परिजनों से कहा था कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं इंस्पेक्शन में।
रात में उन्होंने कहा था कि जा रहे हैं, हालांकि रात में इंस्पेक्शन तो होता नहीं है, इंस्पेक्शन तो दिन में होता है। उन घर वालों ने पूछा भी उनसे तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में इंस्पेक्शन के बाद वो वापस लौट आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इंस्पेक्शन कहाँ हो रहा था इस बात की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस अभी भी गांधी मैदान थाना, जो ओवरब्रिज थाना है गांधी सेतु का, वहां पर मौजूद है उनकी गाड़ी के पास। उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, सारे लोग वहीं मौजूद हैं। पुलिस जो है मोबाइल उनकी गाड़ी में ही मिली है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। लेकिन वाकई में अभी से थोड़ी देर पहले पटना की जो सदर एएसपी है काम्या मिश्रा, आईपीएस अधिकारी, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत जल्द किसी कंक्लूजन पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा कि यह वाकई में किडनैपिंग ही है या क्या है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद पुलिस किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। लेकिन बहरहाल पुलिस के लिए भी ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कल रात से 24 घंटे होने को है और पुलिस अब तक नहीं सुराग लगा पाई। हालांकि कोई रैंसम कॉल भी अभी तक नहीं आया है, जैसा कि अगर किडनैपिंग की बात परिजन या फिर आईएमए बिहार कह रहा है। जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और खबर पूर्वी चंपारण से आपको बता दें, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुफस्सिल थाना के बनकट गांव से इस मामले में एक भूमाफिया को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वही वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। हम लोग नापी करा रहे थे उसको, और पहले से भी उसमें हम नापी करा के और गेहूँ रोपे थे उसमें सर। उसके बाद क्या हुआ? उससे मारपीट कराया बहुत मारे हम लोग। उसके बाद कहाँ इलाज कराया आपने? अभी इलाज चल रहा है? सदर अस्पताल में इलाज कराया। और उसके बाद में सर ये ताज अहमद जो थे, वो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया उस पर। वो हमको 20 लाख रुपए का रंगदारी मांगे हमसे। 20 लाख रुपए दोगे तो तुमको जमीन जोतने देंगे या तुमको घर बनाने देंगे, या तुमको हिस्सा इसमें नहीं देने देंगे। हम लोग को धमकी दिया गया। हम लोग का सामूहिक जमीन है, वहाँ पे हम लोग मतलब पापा 5 भाई हैं, जिसमें एक राजा राम सिंह है और हमारे छोटे चाचा हैं। तो हम लोग अपने 4 आदमी गए तो वहाँ पे हम लोग जमीन के नापी करने। उसके बाद आया से उनके बेटे प्लस उनके साथ बहुत 3 भूमाफिया लोग था, जिसमें हम लोग को दौड़ा के बहुत मारा। हम लोग जहाँ भाग रहे थे सर, लोहे का रड से और फारसा से और लाठी से बहुत मारा है। हम लोग जितने भी लोग थे सर बहुत पिटाए, वहाँ से हम लोग जान बचा के वहाँ से भागे। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां मध्याह्न भोजन खाने से 30 से अधिक छात्र छात्राएं बीमार हो गए हैं, जिसमें से 5 बच्चों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि कुछ और बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा है, जिससे बीमार बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण सभी बच्चे बीमार हुए हैं। घटना सहदेई प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तोई मठ की है, जहां मध्याह्न भोजन का खाना खाने से करीब 1 दर्जन से अधिक छात्र और छात्रा फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, जिसे तुरंत पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनजीओ के माध्यम से 2 से 3 दिनों से मध्याह्न भोजन का विद्यालय में खाना परोसा जा रहा है। 1 बजे के लगभग खाना खिलाया गया। 2.5-3 घंटा के बाद 3 घंटा के बाद ये सब बच्ची को पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। कितने की संख्या में बच्चा है सर? वहाँ संख्या है 261 का। आज मध्याह्न भोजन खिलाया गया। अभी तबीयत कितने का बिगड़ा है? तबीयत करीब लगता है कि 8-9 को है। पेट में बहुत दर्द कर रहा है। क्या खाई थी स्कूल में? दाल और चावल और फिर सब्जी खाए थे। अच्छा, विद्यालय में बनता है या कि अलग से बन के आता है? नहीं, अलग से बन के आता है। कई दिन से आता है वहाँ? 2 दिन से आता है। अभी सर कुछ बच्चे आपके यहाँ एडमिट हुए हैं सर? हाँ। वो क्या है सर? फूड पॉइजनिंग तो बोल रहे हैं। अच्छा, फूड पॉइजनिंग है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इन दिनों दवाओं की कमी से मरीजों का हाल बेहाल हो गया है। दवा के इंतजार में मरीजों को घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बावजूद इसके पर्चे में लिखी आधी दवा ही मिल पाती है। अस्पताल में लिखे पर्ची की आधे से अधिक दवा मरीजों को बाहर जाकर खरीदनी पड़ रही है। परेशानी का सबब यह है कि डॉक्टर अस्पताल की पर्ची पर बाहर की दवा भी नहीं लिख सकते। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची लेकर मरीज दवा काउंटर पर जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि सदर अस्पताल के आउटडोर में 40 से अधिक प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक रहता है। डॉक्टर जब लिख रहे हैं यहाँ पे 5-5 दवा, 6-6 दवा, 2-2 दवा, जिसमें कटौती की जा रही है, पर्याप्त पूरा मात्रा में दवा भी नहीं दिया जा रहा है
और मैं आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर लेस है जो वहाँ से हेडक्वार्टर से पटना से जो कॉल आता है हालचाल मरीज के पूछने के लिए, अब मोबाइल नंबर भी नहीं लिया जा रहा है ताकि मरीज का भी हालचाल ऊपर से भी कोई न ले सके। हमारे पास इंडोर के लिए 108 तरह की दवाएं अवेलेबल है और जो हमारे सेंट्रल स्टोर में प्रचुर मात्रा में है। कहीं ना कहीं लैकिंग हुआ होगा तो हमने ये मतलब सोचा है कि हम उनको पता लगाएं कि कहाँ पर दवाई का वो पूल में क्या या चेन में कहाँ पर कमी आ रहा है, जैसे कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है। खेत में मेहनत से उपजाई गई फसल की कम कीमत मिलने से राज्य के किसान बेहाल दिख रहे हैं। बात टमाटर की खेती करने वाले किसानों की करें तो हालात अब ऐसे आ गए हैं, जो खर्च टमाटर को उगाने में लगे थे वो भी नहीं निकल पा रहा है। अब किसान लाचार होकर इन टमाटर को फेंकने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रांची के रातू के मखमंदरों में टमाटर को फेंकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में टमाटर को यूं ही फेंक दिया गया। किसानों का कहना है कि जब मजदूरी तक नहीं निकल पाए तो आखिर खेती का क्या फायदा। हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं JSLPS संस्था से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। दारू के पेटों में उत्पादक समूह भवन में बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। इस हर्बल गुलाल की डिमांड पूरे राज्य भर से आती है। इस साल भी पलाश, गुलाब, गेंदा का फूल, पालक, साग, नीम का पत्ता, अरारोट और टेलकम पाउडर को मिलाकर गुलाल बनाया जा रहा है। इस गुलाल को चेहरे में लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस कार्य से जुड़ी महिलाएं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं और वे अच्छी आमदनी कर घरों में आर्थिक खुशहाली भी ला रही हैं। इस कार्य में लगभग 25 से 30 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। पलाश ब्रांड के अंतर्गत गुलाल बनाया गया है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें उन लोगों ने सभी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पलाश के फूल, गेंदे के फूल, हल्दी, बीटरूट, गाजर, जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उससे इन लोगों ने ये गुलाल बनाया है। पिछले वर्ष भी इन लोगों ने बनाया था और पूरे राज्य स्तर पे उसका डिमांड था। यहाँ से इन लोगों ने पैकेट्स बना के भेजे भी थे और इस वर्ष भी राज्य स्तर से काफ़ी डिमांड आया है जो कि पूरे राज्य भर में पलाश ब्रांड के अंतर्गत बिकेगा। जहां एक तरफ होली का आगमन होने वाला है, वहीं कहीं ना कहीं दूसरे तरफ रंगों के साथ साथ अबीर की तैयारियां में लोग जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर कि यहां पर हजारीबाग से लगभग 20 किलोमीटर दूरी में आज दारू प्रखंड का यह पेटो गांव है, जहां पर JSLPS से महिला जो है तमाम यहां पर अबीर बनाने का काम कर रही है। सबसे खास बात यह है कि यह जो अबीर का निर्माण किया जा रहा है कहीं ना कहीं हर्बल माना जाता है, क्योंकि इसमें साग हो गए, सब्जियां, साथ ही साथ प्लास के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। हम यहाँ के जो महिलाएं हैं, तमाम यहाँ पे महिला जो संगठन के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मेहनत पड़ता है और कैसे ये सभी यह कार्य को कर पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे कि JSLPS के माध्यम से ये जगह दिया गया जहाँ पे दीदियाँ आकर एक जगह संगठित होकर ये सारा काम कर पा रही हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जंगलों में ये सारे उत्पाद मौजूद हैं, जैसे हमारा पलाश का फूल, बाकी हरी सब्जियां, क्योंकि सभी किसान हैं इसलिए ये संभव हो पा रहा है कि हम लोग इसको बना पा रहे हैं। लोग को 30 से 35 दीदी लोग को रोजगार मिल रहा है। अभी हम लोग को तो हजारीबाग फ्लास मार्ट में ही हम लोग दे रहे हैं और बाकी ब्लॉक में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और बाकी इधर लोकल एरिया में ही हम लोग अभी दे रहे हैं। मांग ठीक है सर, हम लोग को मांग तो बहुत ज़्यादा है मगर हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम लोग पास सामान उतना हम लोग कर नहीं पाए। अगला साल हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा हम लोग कर सके, काहे कि हम लोग को सामान उतना फूल जो जैसा लगता है ना, तो सब हम लोग कलेक्शन करके उतना अच्छे से कर नहीं पाए। इस बार हम लोग सारा कलेक्शन करके रखेंगे तो अगला बार हम लोग सारा करेंगे। 25 से 30 महिला संगठन के यहाँ पे महिलाएं तमाम इस अबीर का निर्माण में जुड़ गए हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कि इस गांव की महिलाएं को अपने ही गांव में रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही साथ जो इनके द्वारा जो उत्पादन किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर्बल माना जा रहा है, त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। मतलब किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी इस अबीर से नहीं है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
झारखंड के फुटबॉल की मुरीद अब पूरी दुनिया होती नजर आ रही है। रांची के काकी प्रखंड का चाहिर हजीर गांव पिछले कुछ सालों से फुटबॉल की दुनिया में प्रतिभा को लेकर जोरदार दस्तक दे रहा है। इससे गांव की अनीता कुमारी अंडर 17 भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य भी हैं। इसके अलावा पास के गांव हरदामा की नीतू लिंडा भी भारतीय टीम में अपना कमाल दिखा रही हैं। ऐसे में फुटबॉल के दीवाने विदेशी पर्यटक जो दूसरे कामों से रांची पहुंच रहे हैं, वो भी चारी हुजीर आकर ग्रामीण खिलाड़ियों से मुलाकात करना नहीं भूलते। मलेशिया और सिंगापुर से भी 6 विदेशी पर्यटकों ने चारी जीर पहुंचकर झारखंड की बेटियों को खेलते हुए करीब से देखा। वहीं विदेशी पर्यटकों ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। राइट टू के खिलाड़ी लोग हमारे मलेशिया और सिंगापुर से आए हुए सर को झारखंड कल्चर में उन लोग को भव्य से स्वागत किए और उन लोग को यहाँ का कल्चर के बारे में बताए। और हमारी राइट टू के खिलाड़ी के साथ में सर और मैम लोग ने फुटबॉल भी मैच खेले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतने अच्छे लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, उन लोगों को देख के बहुत ही खुश हुए। और जहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, जहाँ पे वहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ से लड़कियाँ फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, उन लोग ऐसा सुन के बहुत ही खुशी हुए। साहेबगंज में उधवा प्रखंड के पतौड़ा झील में देश विदेश से कई प्रजातियों के पक्षी का आगमन होता है। जनवरी महीने में यहां सबसे अधिक पक्षी पहुंचते हैं। ऐसे में उधवा पक्षी आश्रयनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई। मध्य एशिया से आने वाली प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के कलरव से यहां की प्राकृतिक छटा में 4 चांद लग जाता है। आपको बता दें कि पतौड़ा झील 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसमें गंगा नदी से पानी आता है। वहीं बर्ड सेंचुरी के आसपास रहने वाले लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। घूमने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर दराज के आदमी आते हैं घूमने के लिए। अच्छा, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? उनको कैसे मतलब यहाँ पे झील का जो सैर कराते हैं कैसे कराते हैं? हम लोग यहाँ का जल जीव है जो यहाँ का नाव जो है हमारा व्यवस्था है, उनको लेके घुमाते हैं हम लोग। अच्छा, नाव के सहारे जो पूरा झील का जो है सैर कराते हैं। गढ़वा में नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और वैष्णो माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश में बैंड बाजे और झांकियों के साथ 2151 कलश लेकर ये शोभा यात्रा निकाली गई। 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में गायत्री महामंत्र के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा मझियाओं के चंद्री से निकलकर कोयल नदी के तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी कलश में जल भरा गया। इसके बाद यात्रा यज्ञशाला तक पहुंची, जहां विधिवत पूजन और आरती के बाद प्रतिमा को स्थापित किया गया। सिमडेगा के पाकरटांड थाना परिसर में बने बजरंगबली मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव में गांव की महिलाएं जब 5 किलोमीटर दूर कांसजोड़ नदी से जल लेकर थाना परिसर पहुंची तो थाना में पैके नृत्य दल के जरिए इनका स्वागत कराया गया। इस अनुष्ठान के यजमान अंचल अधिकारी और उनकी पत्नी हैं। इन दोनों ने भी 5 किलोमीटर तक कलश यात्रा में शामिल होकर पहले मंदिर की परिक्रमा की और फिर कीर्तन मंडप में पूजन के बाद अखंड हरि नाम कीर्तन की शुरुआत की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।